सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इस चैप्टर में हम कंज्यूमर बिहेवियर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है कंज्यूमर बिहेवियर। इससे संबंधित थ्योरीज जो डेवलप्ड हुई हैं उनको, और मॉडल जो बनाए गए हैं उनको हम समझते हैं, और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग से संबंधित जो निर्णय लेने होते हैं वो भी मुद्दा बनता है, तो उसको समझना होता है। फिर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मूल विषय में मार्केटिंग, उसकी डिजाइन, सप्लाई चेन की, है ना, सेल्स फोर्स की, उनको समझते हैं। डिजाइन एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है और जिसको करना होता है, जिसके करने से हमारी रिसर्च या हमारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपादित होते हैं। मार्केटिंग में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मॉडर्न रूप में, तो उसको भी फिर समझते हैं। तो इस प्रकार से सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट होता है। मार्केटिंग डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं वो सभी कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित जो भी मान्यताएं होती हैं, जो भी हमारी समझ होती है, उसी के आधार पर लिए जाते हैं मार्केटिंग डिसीजंस। तो कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? उसमें कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं कारक, सोशल कारक भी हो सकते हैं, और पर्सनल कुछ कारक हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो ये प्रभावित करते हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को। और कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित जो थ्योरीज और मॉडल्स हैं उसमें इकोनॉमिक मॉडल है, साइकोलॉजिकल मॉडल है, पैलवोवियन लर्निंग मॉडल है, सोशियोलॉजिकल मॉडल है, एक एंगल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल है। ये सभी कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित हैं। हॉवर्ड सेथ मॉडल है। साइकोलॉजिकल मॉडल की यदि हम बात करें तो यह उन तथ्यों पर आधारित होता है कि कस्टमर कोई भी सामान जब खरीदता है वो अपनी मूल ज़रूरतों को पूरा करने और सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है। मतलब अपनी मूल ज़रूरतों से संतुष्ट होना चाहता है, इसलिए प्रोडक्ट को खरीदता है। तो ये साइकोलॉजिकल मॉडल हो गया। इकोनॉमिकल मॉडल की बात की जाए तो कंज्यूमर हमेशा कम पैसा खर्च करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा उससे गेन प्राप्त करना चाहता है, यूटिलिटी प्राप्त करना चाहता है। तो ये कुछ कारक हैं, उन पर निर्भर करता है इकोनॉमिक मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर का, जैसे प्राइस का प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन का प्रभाव और इनकम का प्रभाव। तो इस प्रकार से 3 इफेक्ट हो गए। प्राइस का प्रभाव के बारे में समझें क्या इकोनॉमिक मॉडल में? तो जितना प्राइस कम होगा प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट का सेल्स ज़्यादा होगा। प्राइस इफेक्ट ये कहता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें ये है कि सब्स्टिट्यूट जो पदार्थ होते हैं इनके जितना कम हो पदार्थ तो इतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल होगी, प्रोडक्ट की सेल कम होगी, सॉरी। अगर सब्स्टिट्यूट पदार्थों की कीमत जितनी कम होगी उतनी ही प्रोडक्ट की सेल भी कम होगी। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और प्राइस इफेक्ट में है जितना कम प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। इनकम इफेक्ट क्या है? जब इंडिविजुअल्स ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त करता है तो क्योंकि धन ज़्यादा उपलब्ध होता है तो उसी हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी जाती है उस समय। तो ये इनकम इफेक्ट है, यहाँ क्वांटिटी पे प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इकोनॉमिक मॉडल में कार्य करते हैं। ये तो इकोनॉमिक मॉडल हो गया, साइकोलॉजिकल मॉडल हो गया कंज्यूमर बिहेवियर का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मूल रूप से सप्लाई और डिमांड मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करता है विभिन्न कंपनियों के मध्य में। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की जो काउंसिल है उसके अनुसार सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? यह प्लानिंग और मैनेजमेंट को जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सोर्सेज और प्रोक्योरमेंट से संबंधित
कन्वर्जन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को एनकम्पास करते हुए, मतलब एनकम्पास करता है, भाई एकीकरण वाली बात है, प्लानिंग और मैनेजमेंट फिर की जाती है उनकी सबकी, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। और यही बताया गया कि सप्लाई और डिमांड मैनेजमेंट की को एकीकृत करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा क्या है, या इसकी महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोक्योरमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे टोटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इटसेल्फ इसकी जो कॉस्ट होती है वो, ये सब कॉस्टें घट जाती हैं और एफिशिएंट सप्लाई चेन से कस्टमर सर्विस जो है बढ़ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस है इसी वजह से। इससे क्या है, मार्केट में फर्म को अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है। जो सेल्स फोर्स होती हैं उनको डिजाइन करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि कस्टमर, ये जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच की कड़ी होती हैं, जोड़ने वाली कड़ी होती हैं, कनेक्टिंग लिंक होती है। और इनको डिजाइन करते समय काफ़ी अन्य बिंदुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें सेटिंग क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, working in association with other functional areas, deciding the structure of sales force or compensation of sales force. सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, इसमें अगर निर्णय लेना है तो हम एक टेरिटोरियल स्ट्रक्चर की तरफ देख सकते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की तरफ समझ सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सेल्स फोर्स के स्ट्रक्चर को जब फाइनलाइज करने के बाद कंपनी सेल्स फोर्स का साइज को फाइनलाइज करती है। सेल्स फोर्स के कंपनसेशन, सेल्स फोर्स के डिजाइन करते समय जो कंपनसेशन पॉइंट आता है, बिंदु आता है, उसमें कंपनियां निर्धारित करती हैं फिक्स कंपोनेंट, सैलरी का फिक्स कंपोनेंट निर्धारित करती हैं कंपनसेशन के रूप में, और टारगेट बेस्ड मॉड्यूल्स के रूप में भी। वो ट्रेवल और मोबाइल बिल के लिए कुछ अलाउंस भी दे सकती हैं। अब सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज करना है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकें, तो इसमें सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए जो चरण है उसमें शामिल होता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन और एवोल्यूशन। पर्सनल सेलिंग के जो प्रकार अगर हम समझें तो क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिव सेल्समैनशिप और कम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। ब्रांडिंग वस्तुओं और सेवाओं को कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है, जिसमें इनके साइन, सिंबल होता है, नाम होता है एक, और उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ब्रांडिंग या ब्रांड एक प्रकार से प्रोडक्ट की या वस्तु की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को प्रदर्शित करता है।